नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड बीजेपी ने कार्यकर्ताओं से बेहतर समन्वय के लिए प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने समन्वय के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष बलवंत सिंह, विधायक खजान दास, प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार, प्रदेश मंत्री हेमा जोशी सहित कई लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जनपदों से कई कार्यों और कार्यक्रमों के सिलसिले में राजधानी पहुंचते हैं और प्रदेश के आपको बता दें कि खबर देहरादून से है, जहां पर कई लोगों को कई तरह की जिम्मेदारी भी दी गई है और साथ ही बीजेपी उत्तराखंड ने पदाधिकारियों को कई तरह की जिम्मेदारियां दी हैं ताकि समन्वय बनाने की पहल की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ में एक निर्णय लिया है कि सभी पदाधिकारी अपने नियत तिथि के अनुसार प्रदेश कार्यालय में बैठकर अपना समय देंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों से वार्ता करी और उनके समय अनुकूलता के हिसाब से जो तिथियां उन्होंने दी हैं उस तिथि के अनुसार एक कैलेंडर बनाया गया है। सभी पदाधिकारी बैठना प्रारंभ कर चुके हैं। जो जो तिथियां उनकी थी उन्होंने जनता की अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनना प्रारंभ कर दिया है। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में लगातार सुरक्षा पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इसी बीच उत्तराखंड के राजनीतिक ने भी सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने की वकालत की है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने इस घटना पर कहा कि संसद जैसी जगह पर इस तरह की घटना सुरक्षा में बड़ी चूक है। इसकी जांच हो रही है और जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि सरकार को अपनी सुरक्षा सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए। संसद में जिस प्रकार से दो युवक कूदे हैं वो बहुत ही निंदनीय घटना है और सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि इस प्रकार की घटना लोकतंत्र के मंदिर के अंदर होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके उसमें इनका भारतीय जनता पार्टी का LIU कहाँ था, इनका इंटेलिजेंस कहाँ थी, इनका खुफिया जो तंत्र था वो कहाँ था, ये सबको दरकिनार कर सुरक्षा पे सेंध लगाई गई है। कांग्रेस की ये मांग है कि जिसके पास पर वो लोग अंदर घुसे, संसद के अंदर घुसे, किसी MP ने उनको पास जारी किया होगा, उस MP के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके उनको बर्खास्त करना चाहिए। संसद की जो घटना हुई है निश्चित रूप से चिंताजनक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी घटना है। इस घटना के जो भी आरोपी थे उन चारों लोगों को पकड़ दिया गया है, पुलिस हिरासत में है। उनके साथ गहन जांच पड़ताल चल रही है। जांच के उपरांत उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो भी तथ्य सामने आएंगे ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा में सुरक्षा चूक के मामले को लेकर कांग्रेस ने देहरादून में गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस का आरोप है कि इस मामले को सरकार लापरवाही में ले रही है, जबकि ये लोकतंत्र पर एक बड़ा हमला है जिसकी गंभीरता से जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ ही यूथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ का भी कहना है कि भविष्य में ऐसा ना हो और इसे लेकर भी सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि 2001 में संसद भवन पर हुए हमले की बरसी वाले दिन दो युवकों ने संसद के अंदर घुसकर कॉलर बम फोड़ दिया और इसके बाद में लोग दहशत में आ गए। युवा कांग्रेस देहरादून ने अमित शाह जी का पुतला जलाने का काम करा है, क्योंकि जो संसद में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हुई है उसको हम विरोध करते हैं और पूरे प्रदेश में इसी माध्यम से पुतला जला के हम विरोध प्रकट करेंगे युवा कांग्रेस। हालदार 27 दिसंबर को आपको बता दें कि दिनेशपुर आ रहे हैं और इसको लेकर बंगाली महासभा उत्तराखंड के द्वारा नगर पंचायत निवर्तमान अध्यक्ष सीमा सरकार के आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अरुण हालदार की भव्य स्वागत की तैयारी के लिए 20,000 लोग एकत्र करने की कई जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। बंगाली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार साहा ने कहा कि समाज की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए बंगाली महासभा संघर्षरत है।
इस समय से एक प्रयास है कि अनुसूचित जाति का दर्जा बंगाली समाज को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो, जिस पर उत्तराखंड बंगाली महासभा द्वारा लगातार कई दौर की बैठकें दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में हो रखी है। उसी में अब 27 तारीख को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री अरुण हलदार जी स्टेडियम दिनेशपुर में पहुंचे। बंगाली समाज के लोग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लाखों की तादाद में बंगाली समाज के लोग बसे हुए हैं। तो आजादी के बाद विस्थापित होकर पूर्वी पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं और उनकी एक बहुत बड़ी समस्या जो है अनुसूचित जाति की है, जो भारत में 7 राज्यों में जो विस्थापित बसाए गए हैं उनको वहाँ पे सुविधा मिली है। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के चेयरमैन आदरणीय अरुण कुमार हलदर जी दिनेशपुर पहुंच रहे हैं। 27 दिसंबर को दिनेशपुर पहुंच रहे हैं और हम लोगों की जो बहुत ही पुरानी मांग थी अनुसूचित जाति का दर्जा मिले, इसी संबंध में पूरे बंगाली समाज और जो हमारे बंगाली समाज का समर्थन करते हैं सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग 27 तारीख को दिनेशपुर पहुंचे और कार्यक्रम को सफल बनाएं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में थाना पुलभट्टा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने 461 ग्राम अवैध स्मैक के साथ में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत 86 लाख रुपए की आंकी जा रही है और इसके साथ में उनके पास से 2 मोबाइल फोन और 1,180 रुपए की नकदी भी बरामद की गई। आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली से पुलभट्टा क्षेत्र के होते हुए रुद्रपुर क्षेत्र में सप्लाई करते थे और इस मामले पर खुलासा एसएसपी उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी अपने कार्यालय में किया गया। और आपको बता दें कि कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम यूपी की सीमा के पास अजनिया नौडांडी मार्ग पर संदिग्धों की तलाश में चेकिंग कर रही थी और इस बीच 2 बाइकों को रोका गया तो पता चला कि वे उत्तर प्रदेश की तरफ से वापस जाने लगे और बाद में दोनों बाइक सवारों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर दोनों अभियुक्तों के पास से 461 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलभट्टा थाना पुलिस की द्वारा बेहतरीन काम करते हुए आज नशे के विरुद्ध काम करते हुए कुल मिला के 461 ग्राम 461 ग्राम जो है अवैध स्मैक का बरामद किया गया है। इसमें 461 ग्राम का मार्केट वैल्यू 46 लाख से भी ऊपर होता है। तो इसके अलावा मैं साथियों बता जाऊंगा इसमें 2 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हुए हैं। पुलिस ने नशा तस्करी करते हुए आपको बता दें कि संपत्ति बनाने वालों के खिलाफ सख्ती से करनी शुरू कर दी है, क्योंकि ऐसे में तस्करों की चल और अचल संपत्ति को सीज किया जा रहा है। उत्तराखंड एसटीएफ ने ऋषिकेश के कुंजा ग्रांड से जून में 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के पास से 300 ग्राम स्मैक बरामद की गई और एसटीएफ ने इन दोनों तस्करों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो पता चला कि इन दोनों ने नशे की तस्करी कर करोड़ों की संपत्ति जुटा ली थी और जिस पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने दोनों तस्करों से 1 करोड़ की संपत्ति जब्त की और वहीं लेन देन में इस्तेमाल होने वाले इनके अकाउंट भी फ्रीज करा दिए। देखिए, माह जून में एसटीएफ की टीम के द्वारा श्यामपुर हरिद्वार क्षेत्र से 300 ग्राम स्मैक पकड़ी गई थी। इसमें मौके से एक तस्कर को पकड़ा गया था और उससे पूछताछ में और जो एविडेंसेस कलेक्ट हुए थे उसके आधार पर कुल मिलाकर 4 तस्करों को, जिनमें से कि 2 बरेली के रहने वाले थे और 2 विकास नगर देहरादून के रहने वाले थे, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 5 दिन से लापता शाकिब का शव रंजौरा में मिलने के बाद में मंगलौर पुलिस के साथ साथ खुफिया विभाग के अलर्ट होने के बाद में हत्यारों के कई राज से पर्दाफाश हो गया है। आपको बता दें कि शाकिब, उज्जवल और आदेश जो तीनों थे वो अलग बहुत ही पहले से क्राइम के मामले में माहिर थे और इन तीनों ने मिलकर कई बड़े मामलों को अंजाम देने का काम भी किया। इसमें हत्या को लेकर बलात्कार तक के मामले शामिल रह चुके हैं और अब पुलिस और सीआईयू की टीम ने भी पूरे मामले का खुलासा कर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आठ तारीख को साकिब की एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिस पर कुछ लोगों पर शक था। उसी बेस पर पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। कल 14 तारीख को जब उसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई, उसके बाद जो संदिग्ध लोग थे उनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो 2 इसमें जो हमारे मुख्य अभियुक्त थे उनकी इसमें अरेस्टिंग की गई है और
और इसमें जो दोनों अभियुक्तों के द्वारा इस घटना को कारित करना बताया गया था। साथ में इससे पूर्व में 26/11 को एक घटना और हुई थी जिसमें नेत्रपाल नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई थी मंदसौर थाना क्षेत्र में। उस घटना को भी स्वीकार किया गया। जसपुर की फीका नदी में आपको बता दें कि अवैध खनन में लिप्त डंपर और 2 जेसीबी को सीज न करने और खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए जसपुर विधायक आदेश चौहान ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और अपने समर्थकों के साथ में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर घेराव किया। आपको बता दें कि इस दौरान दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, जिसके बाद में एसडीएम ने अवैध मिट्टी खनन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और मामले को शांत कराया। कुछ था कि उनके द्वारा ये कहा गया कि कुछ जगह अवैध खनन हो रहा है, तो उसमें हमने यही बोला है कि उसकी जो जांच की जा रही है और उसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी उसमें की गई। हमने उसमें जेसीबी यहाँ पे उसको सीज किया है और हमने जो भी उसमें कार्रवाई उससे रिलेटेड है उसका रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जो है उसको जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जाएगा और उसमें जो भी उचित कार्रवाई वो की जाएगी। एसडीएम ने बताया कि भाई पुलिस समय से होगी, तो मैंने एसएसपी से बात की कि भाई आप अगर प्रशासन हमें फोर्स मांगे तो आपको भेजनी चाहिए। खैर तहसीलदार ने भी कहा कि पुलिस लेट पहुंची जब तक वो लोग भाग चुके थे। फिर मैंने जिलाधिकारी को भी ये बात अवगत कराई, तो इसमें पुलिस को भी प्रशासन की मदद करनी, क्योंकि अवैध काम रोकना सभी की जिम्मेदारी है। किच्चा में कुछ महीने पहले प्रशासन ने जिस जमीन से 240 दुकानें और मकान ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त करवाया था, उस पर वेडिंग जोन बनाने की भी कवायद शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि जिसके बाद अब रेलवे पटरी किनारे सरकारी भूमि पर प्रशासन की तरफ से नगर के ठेले और साथ ही फंड वाले जो फल वाले व्यापारियों को बसाने की योजना बनाई जा रही है। और इस बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम ने बताया कि यहां पर नगरपालिका के माध्यम से टोकन और लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं और छोटे व्यापारियों को बसाया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय व्यापारियों ने इसका विरोध भी किया और साथ ही प्रशासन पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया है। व्यापारियों का कहना है कि अतिक्रमण के नाम पर उजाड़े गए लोगों को प्राथमिकता के आधार पर बसाया जाएगा और अगर जगह बचती है तो दूसरे लोगों को व्यापार के लिए जगह दी जानी चाहिए। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। जबकि हम यही कह रहे हैं, चलो हम उजड़ गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम रेहड़ी ठेले का जो है प्रावधान सबसे पहले हमें दिया जाए, सबसे पहले हम लोगों को दिया जाए, जिससे कि हम लोग अपना भरण पोषण सब लोग कर सकें। लेकिन ना उसके लिए भी कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन किया जाए। और दूसरी बात रही बंडिया और किच्चा बोले वो भेदभाव नहीं है, ये भेदभाव नहीं है। किच्चा में आपने सब निशान लगा के छोड़ दिया गया और हमारा निशान लगाने के बावजूद भी आपने हम लोगों की दुकानें तोड़ दी। इस तरीके ये भेदभाव नहीं है, क्या है? देखिए, यातायात को लेकर विगत समय में भी बहुत सी दिक्कतें हो रही थी। अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा और नगर पालिका के द्वारा जो रेहड़ी ठेली की व्यवस्था थी जिससे यातायात में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, उसके लिए वेंडिंग जोन निर्धारित किया जा रहा है। एक सामूहिक व्यवस्था में एक ऐसी जगह चिन्हित की जा रही है जहां पे सभी वेंडिंग जोन में रेहड़ी ठेली लग सके और यातायात में व्यवधान ना हो। उसके लिए नगर पालिका और पुलिस के द्वारा अभी कोतवाल साहब के साथ में हम लोगों ने स्थान चिन्हित किया है। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में चतुर्श्रेणी के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि देर रात ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पुनीत बंसल के साथ में वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारी ड्यूटी कर रहे थे और इस दौरान डॉक्टर ने कर्मचारियों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया। कर्मचारियों के साथ में अभद्र शब्दों का भी प्रयोग किया गया और साथ ही आपको बता दें कि अब तक कर्मचारियों की मांग है कि हमसे अच्छा व्यवहार किया जाए और अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाए, तभी हम ड्यूटी पर वापस आएंगे। चल रही थी जिसमें 2 केस आए रोड एक्सीडेंट। हम उसमें काम कर रहे थे और जिसमें डॉक्टर थे पुनीत बंसल जी, सर्जन साहब हमारे, उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार करा और उनके जो पेशेंटों के साथ वाले थे उनके सामने किया। बंधु डॉक्टर पुनीत बंसल जी सर्जन के उपलक्ष्य में ये धरना चल रहा है। उनके साथ हमारे 2 कर्मचारी वार्ड बॉय अकरम गाजी और सफाई कर्मचारी श्री रवि कुमार जी के साथ गलत व्यवहार किया गया और गाली का भी प्रयोग किया गया।
चिकित्सालय में धरना प्रदर्शन में 4 या 5 कर्मचारी शामिल हैं। एक्चुअली हमारे जो सर्जन हैं डॉक्टर पुनीत बंसल जी, कल शाम को इमरजेंसी में काम कर रहे थे, तो उसमें 1-2 कर्मचारी काम नहीं कर रहे थे, खड़े हुए थे वहां पर, देख रहे थे। तो उनके द्वारा उनको कुछ बोला गया कि आप लोग जब काम नहीं कर रहे हैं तो बाहर जाकर बैठ जाइए। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू हुआ नहीं है कि उसके लिए धरने पे बैठा जाए या कुछ और इस तरह की न्यूसेंस क्रिएट की जाए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। देश भर में मनाई जाने वाली दिवाली के 1 महीने बाद में मनाई जाने वाली बूढ़ी दीपावली को लेकर जौनसार बाबर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। आपको बता दें कि जौनसार बाबर क्षेत्र में 5 दिनों तक चलने वाली इस बूढ़ी दीपावली को लोक परंपराओं के चलते काफी अहम माना जाता है और ये भी मनाई जाने वाली इको फ्रेंडली दिवाली के रूप में देश और दुनिया को संदेश देती है, क्योंकि जहां पर पूरे देश में आतिशबाजी और पटाखों के साथ में दिवाली मनाई जाती है, तो वहीं जौनसार बाबर क्षेत्र में इको फ्रेंडली दिवाली मनाने की परंपरा है, जिसमें यहाँ के लोग बम पटाखों की जगह मशालों को परंपरागत लोक नृत्य कर ये उत्सव मनाते हैं। और साथ ही बूढ़ी दीपावली के साथ में उत्सव का पर महासू देवता की पूजा अर्चना के बाद में अखरोट आदि को यहाँ के लोग दिवाली पर विशेष प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करते हैं। जनजाति क्षेत्र जौनसार बाबर कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ की लगभग 29 खतों से जुड़े 260 से अधिक गांवों में बूढ़ी दिवाली का जश्न परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है और ये जश्न अगले 3 दिन चलेगा। लगभग जैसे कलौसा रात थी, बड़ी दिवाली थी, लोगों ने होलियात निकाली, मशालें जलाकर चीड़ और बीमल लकड़ी की। आज बिरूड़ी है, बिरूड़ी के रूप में आज स्थानीय महिलाएं पुरुष एक दूसरे को अखरोट और चिवड़ा मुड़ी जो नए धान की बनती है उसको भेंट करते हैं। बीते 8-9 दिसंबर को देहरादून में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से वापस लौटे स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन अनुसंधान संस्थान में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और साथ ही आपको बता दें कि 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य पहाड़ी राज्यों को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ाने के लिए हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड भी लॉन्च किया गया और इसमें देश विदेश के 1000 से अधिक निवेशक और प्रतिनिधियों की ओर से भी भाग लिया गया। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जहां देश को आगे बढ़ाने के लिए विकासवादी सोच के साथ में कदम बढ़ा रहे हैं, तो वहां पर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का होना उत्तराखंड प्रदेश के लिए लाभकारी और विकास के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। मैं इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व में नंबर 1 पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में जो काम करने वाले लोग हैं, योग्य लोग हैं, उनकी कमी नहीं है और किसी को भी मौका दे सकते हैं। जिसको हमारा जो संगठन है वो जिसको चाहता है कि ये काम कर सकता है, तो हर व्यक्ति को मौका देने का काम पार्टी ने किया है और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इस समय राजस्थान में 10 दिन तक प्रवास करके आया हूं। वहां पर मुझे झोटवाड़ा सीट पे भेजा गया था, जयपुर के नजदीक में। तो उस सीट का पहले से मैंने जो अपना आंकलन पार्टी को बताया था, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। मैंने वहां पर जो प्रेस वार्ता की उसमें भी स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये सीट जाने वाली है। केवल हमें जो है प्रत्याशी चयन में ध्यान रखना होगा। और वास्तव में वहां पर अच्छा निर्णय हमारे हाईकमान ने लिया, सांसदों को टिकट दिया, सांसद को वहां से टिकट देने के बाद वहां पर बहुत अच्छी जीत पार्टी। धर्मनगरी हरिद्वार में आपको बता दें कि गीता जयंती
पर्व इस बार धूमधाम से मनाई जाएगी और हरिद्वार के भीमगोड़ा स्थित श्री कृष्ण कृपा धाम आश्रम में साधु संतों और साथ ही अन्य धार्मिक सामाजिक संगठनों ने गीता जयंती मनाने को लेकर चर्चा की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद ने भी बताया कि आने वाले 23 दिसंबर को होने वाली गीता जयंती के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा और इसमें सभी सनातनियों से भी आग्रह किया जा रहा कि 23 दिसंबर को 11 बजे सभी लोग जहां पर भी हो 1 मिनट के लिए भागवत गीता के श्लोकों का भी पाठ करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को गीता ज्ञान से जोड़ने के लिए इस बार ये अभियान चलाया जा रहा है। पूजनीय महामंडलेश्वर आदरणीय ज्ञानानंद जी महाराज ने एक अभियान चलाया है जिसमें हम लोग ठीक 11 बजे एक श्लोक के माध्यम से एक वातावरण बनाएं और एक संकल्प लें कि हम लोग जितने भी सनातन को मानने वाले लोग हैं सभी लोग उसका उच्चारण करें ताकि हमारे विश्व का कल्याण हो। और मुझे भी इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। कोशिश करेंगे कि पूरे क्षेत्रों में ये कार्यक्रम हो और एक सफल या अभियान बने और आने वाले और समय पे ये अभियान तेजी से आगे बढ़े। जीव गीता का ये आह्वान अभियान के रूप में कि गीता जी के 3 श्लोक, प्रथम मध्य 9वें अध्याय का 22वां और अंतिम श्लोक 1 मिनट एक साथ गीता पाठ जो जहां है वहीं से 1 मिनट गीता से जुड़े और लक्ष्य है हम एक बने, हम नेक बने, जुड़े गीता से, जोड़े गीता से, बड़े मुस्कुराती सद्भावना में मानवता की। उत्तराखंड में नए साल में आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता लागू हो सकता है और 22 जनवरी के बाद में प्रदेश सरकार कभी भी विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। आपको बता दें कि दूसरी ओर कांग्रेस हमेशा की तरह इस बार भी लगातार सवाल खड़े कर रही है और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से ये पदभार संभाला है तब से लगातार यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड्स को लेकर भी बात किए जा रही है और इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार ने कमेटी भी बनाई थी, लेकिन उस ड्राफ्ट में क्या है ये सरकार ने अभी सार्वजनिक नहीं किया है और उस कमेटी की रिपोर्ट का भी अध्ययन करने के लिए कोई भी कमेटी नहीं बनाई गई। और साथ ही मथुरा दत्त जोशी ने आगे कहा कि यहाँ पर प्रदेश में सभी वर्ग के लोग रहते हैं और उन सभी के अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज और कानून है और ऐसे में उन सभी को सरकार किस तरीके से मैनेज करेगी इसके लिए अभी तक सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा है। मथुरा दत्त जोशी ने यूसीसी को बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा भी बताया है। जब से मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, पदभार ग्रहण किया, तब से लगातार 2021 से यूसीसी की बात कर रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद उन्होंने कमेटी भी बनाई। उस कमेटी की रिपोर्ट आई है, नहीं आई है, क्या रिपोर्ट आई है, इसको अभी तक सरकार ने कोई सार्वजनिक नहीं किया है। न सरकार ने उस समिति की रिपोर्ट पर कोई अध्ययन करने के लिए कोई कमेटी बनाई है और क्या ये लाना चाहते हैं, क्या इनके ड्राफ्ट में है, क्या इनकी मंशा है, ये अभी तक सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। प्रदेश में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, अपनी अपनी सबकी समस्याएं हैं, अपने अपने सबके रीति रिवाज हैं, कस्टम है, कल्चर है, कानून है। कुमाऊं का अलग कानून है, गढ़वाल का कुछ एरिया का अलग कानून है, कुछ ब्रिटिश कानून से गवर्न होते हैं, जनजातियों के अपने स्थानीय रूल्स और रेगुलेशन हैं। उसमें क्या होगा, इसमें अभी तक सरकार की तरफ से कोई बात नहीं आई है और भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।